हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर फर्स्ट चल रहा है हमारा, जिसका टाइटल है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। इसकी यूनिट 6 चल रही है पोइट्री, जिसका ये थर्ड टॉपिक है एलाइज वॉकर का रिमेंबर। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को देख लीजिएगा, क्योंकि सभी यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम नहीं है। और साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए, अगर आपके यूनिवर्सिटी में जो पेपर आएगा एमसीक्यू पैटर्न वाला आएगा, तो आपको ज़रूरी सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको ऑथर के बारे में पढ़ना है, समरी भी समझनी है लाइन बाय लाइन। अगर पोएम है तो पोएम को भी अच्छे से समझना है, और उसके बाद फैक्ट्स भी पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये तीनों चीज़ें नहीं समझेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग पहले इसकी आज की वीडियो में हम यही तीनों चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, पोइट के बारे में देखेंगे, समरी को समझेंगे लाइन बाय लाइन, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हाईलाइट कर रखे हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी जो टॉपिक है हमारा उस पर। तो एलाइज वॉकर की रिमेंबर ये पोएम है। ठीक है, तो अबाउट द पोइटेस पहले एलाइज वॉकर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में अक्सर डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है, प्लेस पूछ लेता है बर्थ का, है ना, और कॉलेज वगैरह का नेम पूछ लेते हैं जो भी राइटर है उनके, तो इस वजह से इसको देखना ज़रूरी है। तो पहले तो हम देख लेते हैं फुल नेम क्या है इनका। एलाइज मेल्सेनियर वॉकर, इनका फुल नेम क्या है, एलाइज मेल्सेनियर वॉकर। ठीक है, और इनका बर्थ यानी जन्म कब हुआ था, 9 फरवरी 1944 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, इन ईटन में, जॉर्जियो के ईटन में इनका बर्थ हुआ था। कब, 9 फरवरी 1944 में, याद रखिएगा ध्यान से। एलाइज मेल्सेनियर इनका फुल नेम है, और 9 फरवरी 1944 में इनका ईटन जॉर्जियो में इनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, फादर का नेम देख लेते हैं, विली ली वॉकर अ डेयरी फार्मर। ये जो हैं इनके फादर विली ली वॉकर, वो एक डेयरी फार्मर हैं। मदर हैं मिनी टेलुला ग्रांट। ठीक है, ये एक मेड है जो घरों में काम करती हैं। ठीक है, मिनी टेलुला ग्रांट। स्पाउस के बारे में, जीवन साथी के बारे में देख लेते हैं। इनका नेम क्या था, मेलविन रोजनमैन लेवेथल। ठीक है, मेलविन रोजनमैन लेवेथल इनके जो जीवन साथी हैं उनका नाम था। इनसे शादी इनकी हुई थी, मैरिज हुई थी 1967 में, डिवोर्स हुआ था 1976 में। ठीक है, 67-76। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इनकी नेशनलिटी क्या है, अमेरिकन है। ठीक है, ये नोटेबल वर्क है जो इनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बाद से ये फेमस हुई थी, वो है हमारा द कलर पर्पल। ठीक है, 1982 में ये पब्लिश्ड हुआ था। इंपॉर्टेंट वर्क है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएंगे इससे। द कलर पर्पल 1982 में पब्लिश्ड हुआ था। शी इज़ द यंगेस्ट ऑफ 8 चिल्ड्रन। तो ये जो थी 8 चिल्ड्रन थे इनके माता पिता के, उनमें से सबसे छोटी थी ये। ठीक है, यंगेस्ट थी, सबसे छोटी। शी ग्रो अप पुअर, ये ना बहुत गरीबी में पली बड़ी है। ठीक है, इन द समर 1952 में एलाइज वॉकर वाज ब्लाइंडेड। ये एक आंख से ना, राइट आई से क्या हो गई थी, इनकी आंख में चोट लग गई थी, जिससे इनकी एक आंख खराब हो गई थी। ठीक है, एलाइज वॉकर वाज ब्लाइंडेड इन हर राइट आई बाय अ बीबी गन पैलेट व्हिल प्लेइंग काउबॉयज एंड इंडियंस विद हर ब्रदर। जब वो अपने भाई के साथ खेल रही थी, ठीक है, बीबी गन से, तो जो बीबी गन की जो गोली होती है वो उनकी आंख में लग गई थी। ठीक है, जिस वजह से उनकी राइट आई खराब हो गई थी। और इस जो ये घटना थी, इसमें इंजरी जो थी बहुत ज़्यादा, इनको प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, कि इतना हॉस्पिटल दूर था कि इनको हॉस्पिटल भी दूर था और गरीबी भी थी, सारी चीज़ें मिलकर इतना टाइम लगा इनको डॉक्टर के पास जाने में, लगभग 1 मंथ के आसपास लगा। ठीक है, तो जब तक इनकी जो आई है, जो आँख है, वो ख़राब हो चुकी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये याद रखिएगा डेट कब लगी थी इनको बीबी गन की गोली, 1952 में। ठीक है, 1944 में इनका जन्म हुआ था, और 1952 में इनके साथ ये घटना हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, एलाइज वॉकर वाज द पोइटेस्ट ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका की पोइटेस कवित्री हैं। एंड शी स्टार्टिंग राइटिंग व्हेन शी वाज ओनली 8 ईयर्स। जब ये सिर्फ कितनी वर्ष की थी, 8 ईयर, 8 वर्ष की थी जब ये, तब से ही इन्होंने
लिखना स्टार्ट कर दिया था। शी अटेंडेड स्पेलमैन कॉलेज इन एटलांटा विद अ फुल स्कॉलरशिप, यानी इन्होंने फुल स्कॉलरशिप के साथ स्पेलमैन कॉलेज अटेंड किया एंड रिसीव अ बीए फ्रॉम सारा लॉरेंस कॉलेज इन न्यूयॉर्क सिटी, और इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से की? सारा लॉरेंस कॉलेज से। ठीक है, नेम याद रखिएगा, एमसी क्वेश्चन में राइटर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज नेम याद रखिएगा, हाईलाइट वाले पॉइंट तो याद ही रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू आउट द कॉलेज शी वॉज वेरी एक्टिव इन सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट जो है, जो ये खुद एक ब्लैक पीपल थी, ये जो ब्लैक पीपल से भेदभाव किया जाता है, उन्हें उनके हक, उनका राइट्स नहीं दिए जाते हैं, उसके लिए ये मूवमेंट हुआ था, आंदोलन हुआ था, सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें ये इन्वॉल्व हुई थी और इसमें एक्टिव भी थी काफी कॉलेज के टाइम से ही। In the 1960 वॉकर becomes involved in the civil rights movement। ये 1960 में सिविल राइट जो मूवमेंट था उसमें इन्वॉल्व हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवार्ड्स। अवार्ड्स देख लेते हैं, इनको कौन कौन से मिले हैं। शी गॉट नेशनल बुक अवार्ड्स, फर्स्ट ब्लैक वुमेन के लिए इनको क्या, कौन सा, ये इनका नॉवेल है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल बुक अवार्ड। ठीक है, एंड पुलिट्जर प्राइज इन 1983, पुलिट्जर प्राइज भी मिला है इनको 1983 में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कम मिला 1983 में। फॉर द कलर पर्पल, कलर पर्पल मैंने बताया था इनकी बहुत ज़्यादा फेमस वर्क था, इसी के पब्लिश होने के बाद ये पॉपुलर हुई थी। ठीक है, जो कि पब्लिश हुआ था 1982 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ही डेट्स याद रखिएगा। 1983 में इनको पुलिट्जर प्राइज मिला और पब्लिश कब हुई थी इनकी द कलर पर्पल? 1982 में। ओ हेनरी अवार्ड्स फॉर द काइंडेड स्पिरिट्स के लिए मिला था, द काइंडेड स्पिरिट्स के लिए। ठीक है, किसके लिए मिला था ओ हेनरी अवार्ड? द काइंडेड स्पिरिट्स के लिए। ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नोटेबल नॉवेल्स, देख लेते हैं इनकी जो भी इंपॉर्टेंट नॉवेल हैं। ठीक है, फर्स्ट नॉवेल हमेशा याद रखना चाहिए हर राइटर की। फर्स्ट नॉवेल इनका फर्स्ट ऑफ वॉकर इज द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रेंज कॉपलैंड, 1970 में पब्लिश हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेट्स हैं, इतनी थोड़ी ना याद करना होती हैं। ठीक है, तो बस नेम याद रखिएगा, ये आ सकता है, ऑप्शन में आ सकती है 4 नॉवेल, उनमें से पूछ सकता है एलाइज वॉकर की कौन सी है। ठीक है, तो नेम थोड़ा पढ़ लीजिएगा। द थर्ड लाइफ ऑफ ग्रेंज कॉपलैंड की, कॉपलैंड 1970 में पब्लिश हुई थी, ये भी एलाइज वॉकर का फर्स्ट नॉवेल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड नॉवेल ऑफ वॉकर्स इज मेरिडियन। थर्ड है द कलर पर्पल 1982 में, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, क्योंकि इनको इसके लिए प्राइज मिला था, वो मिला था, सम्मानित किया गया था इसके लिए। द टेम्पल ऑफ माई फैमिलियर 1989 में। पॉजेसिंग द सीक्रेट ऑफ जॉय 1992 में। इन 2013 मतलब जल्दी में ही 2013 में शी रिलीज 2 न्यू बुक्स, द कुशन इन द रोड एंड द वर्ड विल फॉलो जॉय टर्निंग मैडनेस इनटू फ्लावर्स। ये इंपॉर्टेंट है जो इनकी 2 बुक हैं, क्योंकि ये 2013 की जल्दी की ही मानी जाती हैं इसलिए। ठीक है, द वर्ड विल फॉलो जॉय टर्निंग मैडनेस इनटू फ्लावर है एक, और एक द कुशन इन द रोड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं रिमेंबर, जो हमारी पोएम है उसकी समरी हम पढ़ लेते हैं, ताकि अगर हम पोएम पढ़ें या पोएम से कोई भी क्वेश्चन आए तो हम अच्छे से बता सकें कि ये इसकी थीम क्या है, किसके बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, तो रिमेंबर इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, ये एक आत्मकथा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इन दिस पोएम, इस पोएम में एलाइज वॉकर प्रेजेंट्स ऑन गोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्लैक वुमेन। ब्लैक वुमेन जो आश्वेत महिलाएं होती है उनके बारे में इस पोएम में एलाइज वॉकर ने बताया है कि उनको कितनी प्रॉब्लम होती है अपनी लाइफ में, है ना, उनकी जो कंडीशन है, बुरी कंडीशन समाज के कारण, हमारे समाज के कारण जो उनकी बुरी कंडीशन है उसको इसमें दर्शाया गया है। यहाँ तक कि सिर्फ ब्लैक वुमेन नहीं, सिर्फ वुमेन की भी जो कंडीशन होती है उसको भी इस पोएम में दिखाया गया है, क्योंकि एलाइज वॉकर उनका प्रॉब्लम समझती थी, क्योंकि वो खुद एक जो है आश्वेत महिला यानी ब्लैक वुमेन थी। ठीक है, इन दिस एलाइज वॉकर ट्राइज टू प्रेजेंट द कंडीशन ऑफ अ ब्लैक वुमेन whose lives are darkened by the injustice in a world where the white and the men are all in all।
जहाँ पर मैन और वाइट लोग सब हैं, उस समाज में जो अन्याय हो रहा था, जो अंधकार में थी महिलाएं, जो ब्लैक वुमेन थी, जो उनके साथ जो उनकी कंडीशन थी, ठीक है, उसको इसमें दर्शाने की कोशिश की है अलाइस वॉकर ने। ठीक है, वो अंधकार में जी रही थी, क्यों जी रही थी? अनजस्टिस, अन्याय के कारण, हमारे दुनिया में जो अन्याय होता है उनके उनके प्रति, ठीक है, उसके कारण, तो उस चीज को इसमें दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन द बिगनिंग ऑफ द पोयम, पोयम के स्टार्टिंग में, देयर इज एन एल्यूशन टू एलाइज वॉकर्स चाइल्डहुड, वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती हैं, उसकी तरफ संकेत करती हैं इस पोयम की स्टार्टिंग में। एलाइज लिव्स इन अ सोसाइटी वेयर अफ्रीकन अमेरिकन्स आर मिसट्रीटेड, बुरा तरीके से ट्रीट करते थे, ठीक है, बुरा बिहेव करते थे उनके साथ, एंड बैडली अब्यूज्ड, ठीक है, अब्यूज करते थे, गाली गलौज भी करते थे बुरी तरीके से। उस सोसाइटी के बारे में, उस समाज के बारे में बताती हैं जहाँ अफ्रीकन और अमेरिकन के द्वारा जो वुमेन्स होती हैं उनके ऊपर, ठीक है, बैडली तरीके से बुरा व्यवहार किया जाता था, उनके बारे में इसमें दर्शाया गया है। इन द पोयम, इस पोयम में, द पोइटेस रिवील्स हर फिजिकल डिमेरिट्स एज वेल एज सोशल इनजस्टिस टूवर्ड्स ब्लैक पीपल और वुमेन। इस पोयम में जो पोइटेस हैं, कवित्री हैं, वो इस बात को दर्शाती हैं, मतलब अपनी फिजिकल डिमेरिट्स यानी अपनी फिजिकल अवगुण जो होते हैं, कमियां होती हैं, उसको दिखाती हैं, ठीक है, और साथ साथ सोशल इनजस्टिस, जो अन्याय होता है किसके प्रति, ब्लैक पीपल और वुमेन के साथ जो अन्याय होता है उसको भी दिखाती हैं। She wants to make it clear that women are always kept on second positions in the society as well as family. ये दिखाना चाहती हैं कि, ये क्लियर करना चाहती हैं कि जो वुमेन हैं उनको हमेशा सेकंड पोजीशन मिल जाती है सॉरी, उनको हमेशा सेकंड पोजीशन दी जाती है, समाज में भी और यहाँ तक कि उनकी फैमिली में भी। ठीक है, She is always tortured and mistreated by her own husband or other family's members. इनको हमेशा टॉर्चर किया जाता है, किसके द्वारा? अपने हस्बैंड और अदर फैमिली के मेंबर्स जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा भी। She is getting double harm because of being a black woman. इनको जो, वैसे तो वुमेन पर अत्याचार होता था पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा, अब तो फिर भी बहुत कम हो गया है, ठीक है, तो ये कहती है कि जो ब्लैक वुमेन है उनको डबल हार्म पहुंचता है। कैसे? क्योंकि वो एक तो ब्लैक पर्सन है, सेकंड ये कि वो एक वुमेन है, ठीक है, तो दो तरीके से उन पर हार्म होता है। हर प्रेजेंट एक्शंस ऑफ हर ऑन लाइफ एंड दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी पुरुष प्रधान समाज, इज डिस्क्राइब्ड वेरी वेल, मतलब इन्होंने अपनी जो ये पोयम है इसमें अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स को दर्शाया है, और साथ साथ जो ये पुरुष प्रधान जो हमारी समाज है उसको भी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है वेरी वेल। ठीक है, हर एक्सप्लेनेशंस आर रियल, जो इनकी एक्सप्लेनेशन है वो एक रियल है, कोई इमेजिनरी नहीं है। ज़्यादातर पोएम्स, कुछ पोएम्स ऐसी होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं, इनका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रियल है जो समाज पर लागू होता है। ठीक है, हर एक्सप्लेनेशंस आर रियल। तो ये हमारी पोएम के समरी थी। आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया होगा कि हमारी पोएम किस टॉपिक पर होगी। ठीक है, ब्लैक वुमेन के साथ और वुमेन के साथ जो अत्याचार होता है उस पर हमारी पोएम है। तो अब हम ये जो हिंदी में समरी है ये उसी को ट्रांसलेट करके लिखा है, पीडीएफ में आपको अगर मिल जाएगी, अगर आपको दोबारा पढ़ना हो तो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो साथ साथ ये पॉइंट देख लेते हैं। द पोएम रिमेंबर इज रिटन इन फ्री वर्ड्स। फ्री वर्ड्स मीन्स इसमें कोई राइमिंग स्कीम का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। और अब देख लेते हैं रिमेंबर पोएम, इसको हम समझ लेते हैं, लाइन बाय लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है पोएम्स में कि आई एम, जैसे कि ये लाइन आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक और ये शूज आर थिन को डैश लगा देंगे तो पूछेंगे इसको फिल करो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं पोएम से, तो इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है पोएम को, और वर्ड इसके जो भी यूज़ हुए हैं इसमें वर्ड उसको ध्यान भी रखिएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपनी पोएम। आई एम द गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, विद द डार्क स्किन। डार्क स्किन का मतलब आपको पता ही होगा, काली त्वचा के साथ। हु शूज आर थिन, जिसके शूज मतलब जूते भी थिन है, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि मेरी टांगे भी पतली पतली कमजोर हैं। ठीक है, आई एम द गर्ल, मैं इस तरह की लड़की हूँ, विद द रोटेड टीथ। रोटेड टीथ मतलब सड़े हुए दांतों के साथ। ठीक है, आई एम द गर्ल
वॉन्टेड आई मतलब होता है घायल आंखें। आपको पता ही है इनकी जो आंखें थी वो घायल हो गई थी एक। एंड द मेल्टेड एयर मतलब बहता हुआ, ठीक है, जो बहता एयर जो कान होता है कभी कभी बहने लगता है हमारा, ठीक है, तो उस टाइप का मेल्टेड एयर, ठीक है। तो इनकी एक इतनी बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसके बाद भी ये वही काम करती हैं, ठीक है। खाना बनाना, अपने बच्चों को संभालना, ठीक है, घर की सफाई करना, ये सब इनको करना पड़ता है। इस चीज ये इसमें दिखाया है, ठीक है, कि मतलब औरतों की कितनी दयनीय स्थिति होने के बाद भी उनको सारे ही काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या बताया एक बार और पढ़ लेते हैं। आई एम द गर्ल विद द डार्क स्किन हु शूज आर थिन, यानी मेरे जूते पतले हैं। आई एम द गर्ल विद द रोटेड टीथ, सड़े हुए दांतों के साथ। आई एम द गर्ल विद द वोंडेड आई, यानी घायल आंख। एंड द मेटल्ड ईयर, ठीक है, मतलब बहता हुआ कान। तो ये सब इन्होंने बताया है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या कहते हैं ये। आई एम द गर्ल होल्डिंग देयर बेबीज, मैं एक लड़की हूँ, अपने बच्चे को भी पकड़ी हुई हूँ। कुकिंग देयर मील्स, उनका खाना भी बना रही हूँ। स्वीपिंग देयर यार्ड्स, यार्ड्स मतलब जो होता है, स्वीपिंग देयर यार्ड्स मतलब जो उनके मतलब अपने हस्बैंड के जो आंगन है उसको भी साफ कर रही हूँ। वॉशिंग देयर क्लोथ्स, इन लोगों के मतलब बेबीज के और अपने हस्बैंड के कपड़े भी धो रही हूँ। डार्क एंड रोटिंग, डार्क मतलब उनके कहने का मतलब है कि मैं एक डार्क लड़की हूँ। रोटिंग मतलब सड़े हुए मेरे दांत हैं। वॉन्डेड यानी घायल मेरी आंखें हैं, मतलब पूरी तरह से बॉडी मेरी पतली सी घायल सी है, और फिर भी मुझे ये सारे काम करना पड़ रहे हैं क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या कहती हैं वो। आई विल गिव टू द ह्यूमन रेस ओनली होप, वो कहती है कि मैं कुछ दे सकूं या ना दे सकूं, पर केवल उन औरतों को आशा, होप दे सकती हूँ जो कि ह्यूमन रेस में भाग रही हैं, उनको आशा और जस्टिस दे सकती हूँ केवल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है। आई एम द ह्यूमन विद द ब्लेस्ड डार्क स्किन, अब वो जो है अपनी ब्यूटी मतलब जो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देती हैं और कहती हैं कि मैं एक वुमेन हूँ, ठीक है, औरत हूँ जिसके पास एक ब्लेस्ड डार्क स्किन यानी अच्छी धन्य डार्क स्किन है, ठीक है। आई एम द वुमेन, मैं एक औरत हूँ। विद टीथ रिपेयर्ड मतलब एक ऐसी वुमेन जिसके दांत रिपेयर हो गए हैं। आई एम द वुमेन विद द हीलिंग आई, जिसकी आंखें सही होने लगी हैं। द एयर दैट हेयर्स, और ऐसे एयर है मेरे पास जो पूरी तरीके से सुन सकते हैं। ये वो एक टाइप की आशा जगा रही है लोग, मतलब जो वुमेन है उनके मन में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा है। आई एम द वुमेन मतलब इसमें क्या कर रही है, वो कह रही है कि आई एम द वुमेन डार्क रिपेयर्ड हील्ड लिसनिंग टू यू, मतलब मैं एक रिपेयर्ड हो चुकी हूँ, मेरे जो आंखें हैं वो हील हो चुकी हैं, ठीक है, और सुनने में भी मेरे कान ठीक है। तो इसमें जो है वो एक होप जगा रही हैं, आशा जगा रही हैं, पॉजिटिविटी को दिखा रही हैं इसमें, ठीक है वो। अब नेक्स्ट है स्टेंजा। आई विल गिव टू द ह्यूमन रेस ओनली होप, ये बात वो फिर से कहती हैं कि केवल उन औरतों को मैं आशा होप दे सकती हूँ जो परेशान हैं अपने आप से, ठीक है। वो कहती हैं कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी जो वुमेन होती है वो सबका काम करती हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बुरी नहीं है, ठीक है। वो एक टाइप की आशा जगा रही हैं, जस्टिस दिखा रही हैं इस लाइन्स में। नेक्स्ट है। आई एम द वुमेन ऑफरिंग टू फ्लावर्स, ये ध्यान रखिएगा कि इनके टू फ्लावर्स का क्या मतलब हुआ, होप एंड जस्टिस, न्याय एंड आशा, ठीक है। हुज रूट्स आर ट्विन, जिसके रूट्स ट्विन हैं, ठीक है, किसके, जस्टिस एंड होप, होप एंड जस्टिस के, ठीक है, किसके, जस्टिस एंड होप, होप एंड जस्टिस। लेट अस बिगिन, तो यहाँ पर हमारी पोयम पूरी हो जाती है। यहाँ पर ये मतलब ये याद रखिएगा कि होप एंड जस्टिस ये दो फ्लावर को दर्शाया है इन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि दो जो फ्लावर दर्शाए हैं वो कौन से हैं, तो कौन से हैं, होप एंड जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर जो पोइट हैं मतलब पोइटेस हैं उन्होंने ओवरऑल बताऊँ तो मैं उन्होंने किस बारे में बात किया, क्या निष्कर्ष निकलता है, तो उन्होंने जो ब्लैक वुमेन और वुमेन उनके बारे में, उनकी दयनीय स्थिति समाज में, उनकी जो बुरी स्थिति है उसके बारे में बात कही है और कहा है ये सब होने के बाद भी वो सबके जो है अपने परिवार का ध्यान रखती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, अपना घर साफ करती हैं, ये सब साफ करती हैं। तो इसका मतलब उन्होंने फिर लास्ट में आशा जगाई है, ठीक है, लास्ट के स्टेंजेस में
कि होप जगाइए कि वो ये सब कर रही हैं, इसका मतलब वे बुरी नहीं है, वो मतलब दिखने में बुरी हो सकती हैं, ब्लैक वुमेन हो सकती हैं, पर वो वैसे बुरी नहीं है क्योंकि वो ये सारे काम कर रही हैं, ठीक है। तो एक टाइप की आशा जगाई है उन्होंने इस पोयम में, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डायरेक्ट, या फिर आप सर्च कर लिएगा @ लगाकर टेलीग्राम पर लर्न विद यूपी कर, वहाँ पर आपको ये फुल पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है। मैं आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि आपके ये जो पोयम है समझ में आई होगी, ठीक है। और साथ साथ सब मेरी ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसा कि ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, जो भी हाईलाइट फैक्ट्स हैं इसमें वो तो ज़रूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आती ही रहती है हमारे चैनल पर। और साथ साथ वीडियो को थोड़ी भी अगर समझ में आई हो तो वीडियो लाइक कर दिएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो डिसलाइक कर दिएगा, ठीक है। और कमेंट्स में बता दिएगा कि क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।